Okay, so today we are starting the Bethesda Handbook of Clinical Oncology series, and our first topic is testicular cancer, testicular malignancy. So, in the testicular malignancy, most of the malignancies are germ cell tumors. Although other malignancies can also exist, like sex cord stromal tumors, various lymphomas, secondaries, but these are rare. These are less than 5% cases, and the 95% cases are germ cell tumors, right? So what is the meaning of this germ cell tumor? मैंने वो कहाँ रख दिया डस्टर? So the 95% are germ cell tumors arising from mainly primordial germ cells. So that's why the name came germ cell tumor. तो जो germ cell tumors हैं, they arise in the age group of 20 to 40 year age group. Germ cell tumors usually not found in the age group above 40. They are present in 20 to 40 years age group. Thank you. And in this 20 to 40 year age group, in the 30s, in the early age group, non-seminomatous germ cell tumors are present, and in the that means early 20s or early 30s, non-seminomatous, and the late 30s, seminoma are found. And after the age of 40, usually germ cell tumors are not found. क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल से बनते हैं, ये कहीं ना कहीं डिफेक्टिव प्राइमोडियल जर्म सेल्स होती हैं. जैसे ही कोई पेशेंट प्यूबर्टी अचीव करता है, देन दिस ट्यूमर स्टार्ट ग्रोइंग एट द अचीवमेंट ऑफ प्यूबर्टी. तो जैसे कुछ डिजीजेज होती हैं लाइक द क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, वेयर यू फाइंड स्ट्रीक टेस्टिस और gonadal dysgenesis is there. So orchidopexy is done. You can remove that testes before achieving puberty. If the puberty is achieved, then there are high chances of malignancy. To prevent the occurrence of malignancy, you do such prophylactic orchidopexy. And in less than 40 year age group in male, germ cell tumor is most common malignancy. All over, most common malignancy in the less than 40 year male is germ cell tumor. But germ cell tumors in total constitute only 1% of male malignancy. Only 1%. Right? So this is introductory part. और इसमें मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं रिटे टेस्टिस. यहां पर ये सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो इसमें अटैच होती हैं. एक्चुअली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर द साइट्स जहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं. रिटी टेस्टिस में कलेक्ट होते हैं और यहाँ से आउट होते हैं. दिस इज एपिडिडमस, वास डिफरेंस, और यहाँ से जो डक्ट निकलती है उसके साथ टेस्टिकुलर आर्टरी भी निकल जाती है जो इसको सप्लाई कर रही है, और यहाँ पे पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस होता है. ये सब जाते हैं और ये पूरे का पूरा आपका जो है स्पर्मेटिक कोड होती है. इस पूरे को बोलते हैं हम स्पर्मेटिक कोड, जो इंग्वाइनल रिंग से क्रॉस करती है.
राइट। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें कुछ लेयर्स होती हैं इसकी। अंदर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, बाहर होती है वेजिनैलिस। अंदर होती है एल्बुजिनिया और बाहर होती है वेजिनैलिस, और इसके बाहर आपकी स्क्रोटम की स्किन होती है। ये मैं स्ट्रक्चर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी जो स्टेजिंग है वो इसी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। जब तक आपको ये स्ट्रक्चर नहीं पता तो ट्यूमर कहाँ प्रेजेंट है, उसकी मुझे क्या स्टेजिंग डिफाइन करनी है, वो पता नहीं चलेगा। और क्यों रोल आता है कि आपको जैसे टेस्टिस रिमूव करनी है तो आपको ट्रांसक्रोटल अप्रोच से जाना है या इंग्वाइनल ये से जाना है, तो वो आपको क्यों इंपॉर्टेंट है। आइडियली ट्रांसक्रोटल अप्रोच से जाके भी आप टेस्टिस रिमूव कर सकते हो, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड। वो क्यों नहीं है, तो ये चीजें आपको तब पता चलेगी व्हेन यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। उसका तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या? सीडिंग को अवॉइड करने के लिए। सीडिंग को अवॉइड करने के लिए, प्लस स्पर्मेटिक कोड को आप हैंडल नहीं कर पाओगे। स्पर्मेटिक कोड को आपको जो इंग्वाइनल रिंग है उसमें ठीक से उसको हैंडलिंग करनी होती है, अदरवाइज आपका ट्यूमर मिस हो सकता है। ठीक है। एक महीने से हमारे क्या क्या निकल रहा है? मेनली तो यही है जो हमारी जो इसकी स्पर्मेटिक कोड जा रही है, एक जो इसकी ब्लड सप्लाई है, जो विनस आउटफ्लो है, जो लिम्फेटिक प्लेक्सस है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसका लिम्फेटिक स्प्रेड भी होता है ना, तो लिम्फेटिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। और जो नॉन सेमिनोमा होता है वो लिम्फ नोड में ज़्यादा जाता है, तो इसमें और भी ज़्यादा रोल आ जाता है कि आप लिम्फेटिक्स को ठीक से हैंडल करें। और इसकी हमेशा पैथोलॉजिकल स्टेजिंग होती है, हाँ, है ना? टी स्टेजिंग इज ऑलवेज पैथोलॉजिकल। एन में क्लिनिकल भी है और पैथोलॉजिकल भी है, बट टी में सिर्फ पैथोलॉजिकल है। तो इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, लाइक द क्रिप्टोर्किडिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिप्टोर्किडिज्म? अनडिसेंडेड टेस्टिस यू कैन से, और मेल डिसेंडेड टेस्टिस। तो जो एक्सटर्नल इंग्वाइनल रिंग है, अगर उसके ऊपर ही टेस्टिस लाई कर रही हैं तो उसे बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। अनाटॉमिकली बात कर रहा हूँ, अनडिसेंडेड टेस्टिस इसे बोला जाता है। ठीक है। तो इसमें 4 to 6 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है रिस्क। ठीक है। और कॉन्ट्रालेटरल जो नॉर्मल डिसेंडेड टेस्टिस है उसमें भी रिस्क बढ़ जाता है इस कंडीशन में। ठीक है। तो अगर आप प्यूबर्टी से पहले ही उसकी ऑर्किडोपेक्सी कर दें तो रिस्क डिक्रीज कर जाता है, ये प्रूवन फैक्ट है। आपने क्या रीजन बताया था ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम पे ही प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कन्वर्ट होने लगते हैं ना। स्पर्मेटोजेनेसिस बच्चे में तो होंगे नहीं, आफ्टर अचीविंग द प्यूबर्टी देयर इज स्टार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा वैसे ही वो जो डिफेक्टिव सेल्स हैं वो मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाएंगी। सर्जरी से वो कैसे इंपैक्ट डाल रहा है फिर उसको? करेक्शन ऑफ सर्जरी से ये मतलब ये है कि वो टेस्टिस को अपनी सही लोकेशन पे पहुंचा रहे हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर चीजें। अच्छा, इसमें ये वाला सीन है कि कोई यूनिलैटरल ऑर्काइटिस और बाइलैटरल कुछ ऐसा है लिंक? मतलब और एक तरफ की अनडिसेंडेड टेस्टिस है, दोनों तरफ की है? नहीं, वही बता रहा हूँ, अगर एक साइड की भी है तो रिस्क दूसरी साइड बढ़ जाता है। सेम नहीं है बट उसमें बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सेकंड हमारा रिस्क फैक्टर है सेकंड प्राइमरी ट्यूमर। सेकंड प्राइमरी ट्यूमर ये सिंपल है कि अगर एक टेस्टिस में टेस्टिकुलर मेलिग्नेंसी है तो दूसरी टेस्टिस में रिस्क इंक्रीज हो जाता है। ये वाली बात है। और हाँ, और इसमें हमेशा होता है कि आपका मेटाक्रोनस, इसमें दो चीजें होती हैं। हाँ, तो इसमें 2% चांस होता है मेटाक्रोनस डिजीज होने का। अब इसमें ये भी खास बात है कि दोनों टेस्टिस ही क्यों नहीं रिमूव कर देते। ठीक है, बट आप
टेस्टिस जैसे आप सोचो कि यूजुअली क्या होता है कि इसमें कंडीशन होती है, अगर हाई रिस्क हो तो आप सेकंड टेस्टिस की बायोप्सी ले सकते हैं। यूजुअली टेस्टिकुलर मैलिग्नेंसीज में बायोप्सीज आर नॉट इंडिकेटेड, बट देर आर सर्टन कंडीशंस जहाँ पे आपको लगता है देर इज अ हाई रिस्क कि मैं एक टेस्टिस रिमूव कर रहा हूँ तो दूसरे में से बायोप्सी ले लेता हूँ, बट उसमें भी बेनिफिट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि टेस्टिकुलर मैलिग्नेंसीज को आप किसी एक बायोप्सी से पकड़ नहीं पाओगे। पहली चीज़ उसकी लोकेशन ही ऐसी होती है। दूसरा इन सिटू टाइप का होता है तो उसमें नहीं पकड़ पाओगे। तीसरा मान लो नेगेटिव आ गई, उस टाइम डिजीज थी ही नहीं, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में नहीं होगी, तो फ्यूचर में भी हो सकती है, तो इसलिए कोई बेनिफिट है नहीं। वो आपको टेस्ट सिर्फ उसलिए चाहिए कि आपको टेस्टोस्टेरोन चाहिए पेशेंट को, या उसे फ्यूचर में पैटर्निटी वगैरह के इशू के लिए चाहिए। साइकोलॉजिकल भी काफी हाँ, तो यस दीज आर फैक्टर्स कि वो नहीं रिमूव किया जाता। ठीक है। थर्ड इसमें जो रिस्क फैक्टर है दैट इज इंट्राट्यूबुलर जर्म सेल ट्यूमर्स। जो इंट्राट्यूबुलर हैं, जो इन्वेजिव अभी नहीं बने हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो द रिस्क फैक्टर्स। यूजुअली 90% कंडीशंस में पहले वो इंट्राट्यूबुलर होता है और बाद में वो प्रॉपर इन्वेजिव जर्म सेल ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये एक रिस्क फैक्टर्स है, ठीक है। और अगर इंट्राट्यूबुलर जर्म सेल ट्यूमर मान लो आपने टेस्टिस रिमूव की किसी और कंडीशन से, लाइक दैट मोस्टली पेशेंट्स ना आपको टेस्टिकुलर ट्रोमा के साथ आएंगे, उन्हें पता नहीं होता कि देयर इज टेस्टिकुलर मैलिग्नेंसी, कोई ट्रोमा हुआ, दे मीट द सर्जन, उन्होंने उसको रिमूव कर दिया और बाद में उसमें रिपोर्ट आई इन्वेजिव की इंट्राट्यूबुलर जर्म सेल ट्यूमर, तो इसमें 50% ये चांसेस हैं कि पहले 5 साल में ही उसको जर्म सेल ट्यूमर आ जाएगा। अच्छा। इतना ज़्यादा रिस्क होता है इसके साथ एसोसिएटेड, ठीक है। और 70% रिमूव हो गया ना सर्जिकली। सर्जिकली, Opposite वाली में आ जाएगा। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर नहीं हटाते तो Got it. Okay. ठीक है, समझ गई, right. तो 70% चांसेस हैं कि 7 इयर्स में 70% चांसेस हैं, ठीक है। तो मतलब इट्स अ वेरी वेरी हाई रिस्क कंडीशन। जो असली हाई रिस्क कंडीशन है ना वो ये है, किसी So it's भी kind of pre-malignant condition. यस इट्स अ Like that. वेरी हाई लाइकलीहुड ऑफ कन्वर्टिंग इनटू मैलिग्नेंसी। उसके बाद इसमें हेरिडिटरी आता है। वैसे इसमें जेनेटिक्स का ज़्यादा रोल नहीं है, टेस्टिकुलर मैलिग्नेंसी में जेनेटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, बट कुछ फैमिलीज़ में भी ये रन करता है एक्स क्रोमोसोम के थ्रू, ठीक है। अगर मान लो फादर को मैलिग्नेंसी है, जर्म सेल ट्यूमर है, और सन की बात की जाए तो 4 टाइम्स इंक्रीज रिस्क हो जाता है। अगर 2 सिबलिंग्स हैं, एक सिबलिंग को है तो दूसरे को रिस्क 8 टाइम्स हो जाता है, मतलब फादर टू सन 4 टाइम्स और उसका डबल हो जाता है भाइयों में, ठीक है। और अगर मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं दोनों, एक ही जाइगोट से बने हुए हैं, तो 70 टाइम्स। ये ऐसे चलता है, ठीक है। Syndrome भी है risk factor में? हाँ, अब आएगा क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, क्योंकि वो सिंड्रोम जो होते हैं वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होते हैं, लाइक द क्लिनफिल्टर, डाउन सिंड्रोम, ये है मेनली, तो ठीक है। तो इसमें प्रोफाइलेक्टिक गोनेडेक्टमी का रोल है। प्यूबर्टी से पहले ही आप गोनेड्स रिमूव कर दो इफ द गोनेड्स आर एबनॉर्मल और स्ट्रीक गोनेड्स, यानी कि नॉर्मल गोनेड्स को रिमूव कर दो नहीं, इफ द patient has streak gonads or abnormal gonad, then prophylactic gonadectomy is going to work. और बाकी कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी एसोसिएटेड हैं, जैसे HIV, एप्स्टीन बार वायरस, साइटोमेगालोवायरस, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये तो थे रिस्क फैक्टर्स। अब हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा। हम इसको बंद कर सकते हैं, वो मेरे ना सिर में नहीं। प्रेजेंटेशन यूजुअली जो इसकी 2 टाइप्स की प्रेजेंटेशन हो सकती है। एक लोकल, जो टेस्टीज में पेशेंट क्या लेकर आ रहा है, और दूसरा उसको कहीं और डिजीज है तो क्या सिम्टम आ रहे हैं। टेस्टिकुलर तो यूजुअली पेनलेस होता है,
पेनलेस कोई मास या हैवीनेस, ये बहुत सिंपल चीज़ है कि ठीक है पेनलेस, हैवीनेस, मास, इस टाइप की चीज़ें। अब जो एक्स्ट्रा गोनेडल है ना, ये आपका थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक है इसके फीचर्स, एक्स्ट्रा गोनेडल फीचर्स। जैसे पेशेंट एसवीसी सिंड्रोम के साथ आ रहा है आपके पास, क्योंकि उसके मेडिएस्टिनल मास है। जर्म सेल ट्यूमर कैन प्रेजेंट विद मेडिएस्टिनल मास। along with testicular टेस्टिकुलर भी हो सकता है या फिर एक्स्ट्रा गोनेडल जर्म सेल ट्यूमर भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। but extracorporeal germ cell tumor तो एक अलग आइडेंटिटी होती है। टेस्टिकुलर भी तो हो सकता है ना वहाँ पर, टेस्टिकुलर, सिंक्रोनस हाँ सिंक्रोनस हो सकता है, ठीक है। सेकंड इसमें आ सकता है कि जो इसमें मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होती है, जैसे कि रिट्रोपेरिटोनियल लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है पेशेंट्स को, तो ये वाले पेशेंट्स बैक के साथ आएंगे आपके पास, या एब्डोमिनल पेन के साथ आएंगे ड्यू टू रिट्रोपेरिटोनियल लिम्फेडिनोपैथी। लंग मैट्स होना इज क्वाइट कॉमन इन द जर्म सेल ट्यूमर्स। सबसे पहली साइट लंग्स होते हैं, तो पेशेंट आपके पास कफ और डिस्निया लेकर आ रहा है ड्यू टू लंग मैट्स, ठीक है। पेशेंट आ रहा है आपके पास गायनेकोमेस्टिया के साथ, क्योंकि उसका बीटा एससीजी लेवल्स बढ़े हुए हैं, लाइक इन कोरियोकार्सिनोमास, ऑल दीज थिंग्स, या फिर किसी और में भी बीटा एससीजी बढ़ सकता है। और इसमें एक होता है पैरानियोप्लास्टिक एनकेफेलाइटिस। पेशेंट आपके पास सीधा ही एनकेफेलाइटिस के साथ आ रहा है, एंटी-MAR2 एंटीबॉडीज होती है, ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट सीधा पैरानियोप्लास्टिक एनकेफेलाइटिस के साथ आ रहा है आपके पास। तो ये कुछ एक्स्ट्रागोनेडल प्रेजेंटेशंस, ठीक है। पेनलेस टेस्टिकुलर मास और हैवीनेस सबसे ज़्यादा फील होगी पेशेंट को। कई बार मास का भी पता नहीं चलता, एक कॉन्टिन्यूस ड्रैगिंग सी सेंसेशन, क्योंकि तभी इसके डीडीज बनते हैं ना, जैसे एपिडिडमाइटिस में भी यही होता है, एक ड्रैगिंग सेंसेशन हो रही होती है, तो वैसी ही सेंसेशन इसमें भी हो रही होती है। तो इस I remember one patient, there was no mass in MRI, but patient was complaining of heaviness in testicular area. हाँ No mass in MRI. हो सकता है। And surgically when he was operated, it was positive for. इस बॉल में चल रहे टेस्टिस बर्नआउट लोड मिलेगा टेस्टिस मास मिलेगा हाँ, but the disappear. हाँ, टेस्टिस बर्नआउट बोलते हैं। तो कुछ डिफरेंशियल हो सकते हैं, एपिडिडमाइटिस हो गया, ओरकाइटिस हो गया, ठीक है, और वेरिकोसील वगैरह या हाइड्रोसील वगैरह जो एक मास की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर कोई टेस्टिकुलर टॉर्जन हो सकता है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, Testis का. हाँ, सिफिलिस हो सकती है। तो ये कुछ डीडीज हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्या क्या डीडीज आपके हो सकते हैं, ठीक है। अब यूजुअली आता है कि आप इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करवाओगे पेशेंट की। सो इन्वेस्टिगेशंस में सबसे पहले तो हम यूएसजी स्क्रोटमी करवाते हैं, हमारी जो बिल्कुल इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होती है टू लुक फॉर एनी काइंड ऑफ मास। फिर हम रूटीन ब्लड टेस्ट तो करवाते ही करवाते हैं, इसमें ट्यूमर मार्कर्स का काफ़ी रोल है, और 3 ट्यूमर मार्कर्स हैं जो इसकी स्टेजिंग में भी यूज़ होते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा एससीजी एंड एलडीएच। ये 3 हम ट्यूमर मार्कर्स करवाते हैं पेशेंट के। उसके अलावा हम सीटी स्कैन करवाते हैं चेस्ट एंड एब्डोमेन टू लुक फॉर पल्मोनरी मैट्स एंड टू लुक फॉर रिट्रोपेरिटोनियल लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है। पेट स्कैन का क्या रोल है? पेट स्कैन का एज सच कोई खास रोल नहीं है, एज सच कोई इंडिकेशन ज़्यादा नहीं है, बट टू सी रिस्पॉन्स इवेलुएशन करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड मोस्टली इन सेमिनोमा। सेमिनोमा में पोस्ट कीमोथेरेपी, पोस्ट रेडियोथेरेपी, आप रेजिडुअल डिजीज देखने के लिए
सेमिनोमा में यूज़ कर सकते हैं, जबकि नॉन सेमिनोमेटस में ये पाया गया कि सर्वाइवल पे या किसी प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल पे कोई फ़र्क नहीं है अगर हम पेट करवा भी लें तो। दैट मीन्स अर्ली डायग्नोसिस में कोई बहुत ज़्यादा रोल पेट का नहीं है, सिंपली स्पीकिंग। ठीक है, ओके, नो नो रोल ऑफ एमआरआई। नहीं सीटी का रोल है ना, एमआरआई का कोई खास रोल नहीं। और इसकी जो डायग्नोसिस है, मॉडर्न मास ही देखना और लंग मेट्स के लिए सीटी बेस्ट। हाँ, तो इसलिए तो वही करना। इसके डायग्नोसिस में ही रेडिकल इंग्वाइनल ऑर्किडेक्टमी का रोल आता है। ये डायग्नोसिस के लिए ही है, जो ट्रीटमेंट है वो उसी से ही डायग्नोसिस है। तो इसलिए रेडिकल इंग्वाइनल ऑर्किडेक्टमी का रोल है कि इंग्वाइनल रूट के थ्रू ऑर्किडेक्टमी, और बायोप्सी का कोई रोल नहीं है। अगर ऐसा आपको कोई सस्पिशन है, यू विल नॉट गो फॉर एनी बायोप्सी। ठीक, ये तो पैशन रेडिकल इंग्वाइनल ऑर्किडेक्टमी किया, उससे बिनाइन सिचुएशन निकला है, देन तो हमने कॉन्ट्रालेटरल टेस्टिस तो है ना, एक ऐसा हो टेस्टिस। सकता है ना। हाँ हो सकता है, बट आप रिस्क नहीं ले सकते ना। ट्यूमर मार्कर हाँ, ट्यूमर मार्कर भी आपकी हेल्प करेंगे। मोस्टली अल्ट्रासाउंड में भी डिटेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज इसमें पूछना था कि अगर कोई ऐसे यंग आ रहा है, अनमैरिड आ रहा है, 30-35 साल का, हाँ, 30-25 साल का, देन वी शुड एडवाइज स्पर्म बैंकिंग यस और नॉट। यस डेफिनेटली। इसमें ऐसा नहीं होगा स्पर्म में कुछ म्यूटेशन कुछ ऐसा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, टेस्टिकुलर मैलिग्नेंसी को सेमिनोमा एंड नॉन सेमिनोमा में डिवाइड किया गया। ये क्यों डिवाइड हुआ, क्या मतलब है सेमिनोमा और नॉन सेमिनोमा? एक तो जर्म सेल का ओरिजिन है, बाकी अदर स्ट्रक्चर से। हाँ, हाँ, सेमिनोमा का क्या मतलब है? वाई द टर्म सेमिनोमा, वाई द टर्म सेमिनोमा इज यूज्ड? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, टेस्टीज के अंदर अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाई, रिटी टेस्टीज बनाई, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। यहाँ पर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो साइट है जहाँ स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्म्स जिससे बनते हैं दोज आर नॉन सेमिनोमा, जहाँ बनते हैं दैट इज सेमिनोमा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स बनते हैं, अगर उस साइट की मैलिग्नेंसी होगी तो सेमिनोमा होगा। जिस सेल से स्पर्म बन रहा है अगर उसकी मैलिग्नेंसी होगी तो नॉन सेमिनोमा होगा। एक तो साइट है, हाँ, इस साइट पे जी स्पर्म्स बनते हैं, राइट, इस साइट की सेल्स में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो सेमिनोमा है। हाँ, जिन सेल्स से स्पर्म बनते हैं अगर उन्हीं सेल्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो नॉन सेमिनोमा है। कोरियोकार्सिनोमा, एम्ब्रियोनल सेल कार्सिनोमा, yolk sac tumor, these all are non seminomas. Seminomas are only and only seminiferous tubules जहां स्पर्म्स बनते हैं, बट ये बनते जर्म सेल से हैं। जर्म सेल से हैं। सबका रिलेशन जर्म सेल से ही है, सारे जर्म सेल ट्यूमर्स हैं। ब्रॉड कैटेगरी क्या है? हाँ, जर्म सेल ट्यूमर। सारे जर्म सेल्स हैं, बट पर्टिकुलरली जो स्पर्म्स बना रही हैं, जो उसमें इन्वॉल्व हैं सेल्स, जब उनसे कुछ गड़बड़ होगी तो नॉन सेमिनोमेटस हो जाएंगी। ओके, बट जहाँ जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ सेमिनोमा है। अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये टर्म्स यूज हुई हैं। इनका इनमें डिफरेंस है सेमिनोमा नॉन सेमिनोमा में। ये तो मैंने ये बताया कि ये नाम अलग क्यों हुआ, और अब इनके अंदर क्या डिफरेंस है। नॉन सेमिनोमा अर्ली एज में प्रेजेंट करता है, अर्ली एज में जल्दी प्रेजेंट कर जाएगा, अग्रेसिव होगा, बहुत जल्दी फैलेगा, लंग के अलावा और साइट्स पर चला जाएगा, लिम्फ नोड्स में चला जाएगा, बट रिस्पोंड भी काफी अच्छा करेगा। ओवरऑल सर्वाइवल सेमिनोमा से ज्यादा होगा पेशेंट का। सेमिनोमा लगता है बहुत अच्छा। सेमिनोमा स्लो ग्रोइंग होता है, स्लो चलता है, बट सर्वाइवल नॉन सेमिनोमा का ज्यादा है। अग्रेसिवली ट्रीट करना पड़ता है नॉन सेमिनोमा, बट क्योर हो सकता है सेमिनोमा, नॉन सेमिनोमा। सेमिनोमास भी क्योर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, बट सेमिनोमास का सर्वाइवल एज कंपेयर्ड कम है नॉन सेमिनोमा से।
हम्म। ये बहुत अच्छी बात बताई। तो सिंपली स्पीकिंग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होने वाली मेलिग्नेंसी सेमिनोमा है बस। और जैसे ही सेमिनोमा के अंदर ट्यूमर मार्कर्स बढ़ने लगेंगे वो नॉन सेमिनोमा हो जाएगा, क्योंकि सेमिनोमा में यूजुअली ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल होते हैं। और जब भी सेमिनोमा के अंदर ट्यूमर मार्कर बढ़ने लगेंगे वो ट्रीट नॉन सेमिनोमा की तरह होगा, सेमिनोमा की तरह नहीं होगा, चाहे बायोप्सी में प्योर सेमिनोमा आ जाए। इसलिए इतना सिग्निफिकेंस है ट्यूमर मार्कर्स यस, इसलिए ट्यूमर मार्कर्स की सिग्निफिकेंस है। ऐसा पॉसिबल है कि जो तीन बताए थे मेन ट्यूमर मार्कर्स, हाँ मतलब आई मीन जैसे कि अल्फा बीटा प्रोटीन एलडीएच एंड बीटा एससीजी, हम्म। कोई बड़ा है कोई कम है कोई नॉर्मल हाँ। है, तो उससे ट्रीटमेंट पे चेंज आ रहा है, स्टेजिंग में ही चेंज आ जाएगा ना आपका। तो वो ट्रीटमेंट तो सेम ही रहते हैं ना। ट्रीटमेंट स्टेज वाइज अलग है इनका थोड़ा थोड़ा। आप बेशक सबको बीईपी देते रहते हो, सबको यही सब करते रहते हो, बट जैसे सर्जरी में भी मतलब रिट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डाइसेक्शन का रोल आ जाता है नॉन सेमिनोमा में, क्योंकि लिम्फ नोड ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। फिर स्टेज 1 में आप सेमिनोमा को सिर्फ रेडिएशन से भी ट्रीट कर सकते हो, बिकॉज हाईली रेडिएशन सेंसिटिव होता है सेमिनोमा सेमिनोमा। रेडिएशन लगाया है? पहले पहले देते थे इनिशियल स्टेजेस में, भी है, अभी भी दे सकते हैं रोल, बट अगर पेशेंट रिफ्यूज ही कर दे, आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ सर्जरी या कुछ। बस वही इन्होंने स्टेज 1 में कार्बोप्रोटीन रिकमेंडेड है कि 1 हाँ। से 2 साइकिल, उससे ज़्यादा मेरे साइड इफेक्ट नहीं होते। हार्ट के कंसर्न करते कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या आएंगे, लोग इसलिए जनरली प्रीफर करते हैं प्रिफर नहीं करते कीमो पे चले कि जाओ। हाँ हाँ, तो इस टाइप में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे सेमिनोमा में स्टेज 3 में ही बीईपी दिया जाता है, नॉन सेमिनोमा में अपफ्रंट बीईपी का भी रोल आ जाता है, क्योंकि अग्रेसिव है नॉन सेमिनोमा, बट सर्वाइवल ज़्यादा है जब आप उसे ट्रीट करते हो। जैसे सेमिनोम ये बताओ कौन सी डायग्नोसिस आने पर खुश होना? सेमिनोमा या नॉन सेमिनोमा, कहते हैं ना हम प्रोग्नोसिस वाइज जैसे हम बोलते हैं तो प्रोग्नोसिस वाइज में एक चीज बताता हूँ, सेमिनोमा में पुअर प्रोग्नोसिस नाम की कोई चीज ही नहीं होती। देयर इज नो वर्ड पुअर प्रोग्नोसिस इन सेमिनोमा, जबकि नॉन सेमिनोमा में पुअर प्रोग्नोसिस नाम की चीज होती है। डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स कि अगर वो उसमें ट्यूमर मार्कर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, S3 लेवल, अभी स्टेजिंग भी बता दूंगा, S3 लेवल पे चले जाएं, या फिर नॉन पल्मोनरी मैट्स आ जाएं। जबकि नॉन पल्मोनरी मैट्स अगर आपके सेमिनोमा में आ भी जाएंगे, तब भी वो पुअर प्रोग्नोसिस नहीं है। ये समझने की बात है। नॉन सेमिनोमा में सेमिनोमा में सेमिनोमा में अगर pulmonary पुअर mass आ रहा है प्रोग्नोसिस तो भी होता ही नहीं है। ठीक ठीक है, मतलब अगर आप स्टेज वाइज कंपेयर करने लगो, मतलब रिस्क ग्रुपिंग वाइज कंपेयर करोगे, तो नॉन सेमिनोमा में ज़्यादा सर्वाइवल है। लेकिन आप ऑल ओवर देखोगे तो सेमिनोमा गुड है, सेमिनोमा बेटर है एज कंपेयर टू नॉन सेमिनोमा, क्योंकि पुअर प्रोग्नोसिस ही नहीं होता। जब पुअर प्रोग्नोसिस ही नहीं होता सेमिनोमा में, तो वो वाला सर्वाइवल नहीं घटता। बट अगर आप कंपेयर करोगे तो सर्वाइवल थोड़ा सा ज़्यादा है गुड प्रोग्नोसिस में, इंटरमीडिएट प्रोग्नोसिस में। वही चीज हो गई ना कि उसमें कम ट्रीटमेंट देकर भी प्रोग्नोसिस हम सर्वाइवल हम अच्छा दे रहे हैं, हाँ। उसमें एग्रेसिव ट्रीट करके हम सर्वाइवल अच्छा हाँ, दे रहे हैं। यस That's why it is, like, यस, comparatively क्योंकि more नॉन progressive. सेमिनोमा एक अग्रेसिव डिजीज है, अगर वो नहीं ट्रीट हो पाई तो वो पुअर सर्वाइवल दे देगी, समझ गई, इसीलिए उसको- इसलिए उसको अग्रेसिवली ट्रीट करना पड़ता है। अभी है टाइम या कल करें? है, है हम वो कर सकते हैं स्टेज स्टेजिंग नहीं, पहले मैं थोड़ा सा हाँ जो भी आप इसमें एक इन्वेस्टिगेशन रह गई, MRI ब्रेन की इंडिकेशन क्या है, किस पेशेंट का करवाना है, या तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ही आ जाएं राइट, और या फिर कोरियोकार्सिनोमा हो ठीक है, विद हाई बीटा एससीजी, तो उसमें कोरियो में चांसेस होते हैं कि वो ब्रेन में चला जाता है। ठीक है, तो इसमें आप करा सकते हो। बाकी अब हम ट्यूमर मार्कर्स की बात करते हैं। ट्यूमर मार्कर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे AFP की, अल्फा फीटोप्रोटीन। इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 5 डेज होती है। ये मैं ईजिली बता रहा हूँ याद रखने के लिए, वरना 4 to 6 डेज, कन्फ्यूजन कोई ज़रूरत नहीं है।
5 दिन होती है, जैसे बीटा एचसीजी की रफली 1 दिन होती है। वैसे तो 0.5 to 1.5 डेज और वो सब जरूरत नहीं है, 1 दिन होता है बीटा एचसीजी। जैसे उसका डबलिंग टाइम भी कुछ होता है बीटा एचसीजी का ऐसे लोग में, बट हमारे लिए टी हाफ इतना ही है। तो एएफपी का जो हाफ लाइफ है वो 5 डेज है। और ये कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये तो फीटल योक सैक से प्रोड्यूस होता है। हाफ लाइफ मतलब ये बोला तो 5 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ तो हो जाएगा। ऐसी 4 या 5 हाफ लाइफ चाहिए 0 होने के लिए। ओके ओके ठीक है, तो बीटा एचसीजी का 1 है, तो ऐसी 4 या 5 हाफ लाइफ चाहिए उसको 0 जाने के लिए। तो फीटल योक सैक से प्रोड्यूस होता है, लीवर से प्रोड्यूस होता है और जीआईटी से प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए इन केसेस में एएफपी बढ़ भी सकता है। जीआईटी में कुछ स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफिक नहीं है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है, हो सकता है। जीआईटी में ही आ जाएगा। मतलब अगर आप इसको अलग ऑर्गन मानो। और जीआईटी इतना बड़ा है ना, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन पे ध्यान देना है, या पैनक्रियास। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं ध्यान देना है, ऐसे नहीं ध्यान देना है। बट रेक्टम में कराते हैं ना अल्फा बीटा प्रोटीन। तभी मैं कह रहा हूँ जीआई में बढ़ सकता है, ऐसा गोल्डन रूल नहीं है कि बढ़ेगा, ये प्रोड्यूस होता है। तो वी हैव टू रूल आउट ऑल हाँ, यूजुअली एक चीज बता दूं कि ये हमेशा नॉर्मल होता है। नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में एएफपी नहीं बढ़ता, एएफपी नहीं बढ़ता। नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में कभी एएफपी नहीं बढ़ता। वो किसी ना किसी कंडीशन में बढ़ सकता है, उसको हो सकता है हेपेटाइटिस ही हुआ हो तब उसको बढ़ रहा हो, नॉर्मली नहीं बढ़ सकता। जैसे सीईए है, यूजुअली नहीं बढ़ता। कोई स्मोकर होगा तो बढ़ेगा, या मेलिग्नेंसी होगी तो बढ़ेगा, या लंग की कोई और डिजीज होगी, कुछ ना कुछ होगा ना तो बढ़ेगा। ऐसे CA99 यूजुअली नहीं बढ़ता। कोई पैंकेटाइटिस होगा, कुछ होगा। हाँ, सारे ट्यूमर, वही कह रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये यूजुअली नहीं बढ़ जाता। जैसे CA125 है, यूं नहीं बढ़ेगा, हो सकता है पेरिटोनियम में बिनाइन डिजीज ही हो तो बढ़ेगा। तो आज जैसे किसी का एएफपी बढ़ा हुआ है, आप उसको ये नहीं कह सकते चल यार नॉर्मल है। यू शुड इन्वेस्टिगेट व्हाई इट इज राइजिंग। ठीक है, तो ये जो ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया कि आपको नॉन सेमिनोमा ही सोचना है जब ट्यूमर मार्कर बढ़ेंगे तो। ठीक है, तो एएफपी जब बढ़ेगा तो आपको मोस्टली योक सैक ट्यूमर में बढ़ेगा, क्योंकि बताया ना अभी मैंने, ये फीटल योक सैक से बनता है। और नॉन सेमिनोमा के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे एम्ब्रियोनल, योक सैक, कोरियो, टेरेटोमा। तो ये योक सैक में ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि योक सैक से ही बन रहा है, तो उसी में ज़्यादा बढ़ना चाहिए। और एम्ब्रियोनल सेल कार्सिनोमा में भी। तो इन मेलिग्नेंसीज में ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि कोरियो में बीटा एचसीजी ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करते हैं कि आप कौन से नॉन सेमिनोमा से डील कर रहे हो। ठीक है, और कभी भी प्योर सेमिनोमा में नहीं बढ़ सकता, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि सेमिनोमा हो सकता है उसमें एलडीएच बढ़ा हुआ हो, उसमें बीटा एचसीजी बढ़ा हुआ हो, 10-20% केसेस ऐसे हो सकते हैं, बट एएफपी कभी नहीं बढ़ सकता, कभी नहीं बढ़ सकता। अगर एएफपी बढ़ रहा है आप उसको नॉन सेमिनोमा की तरह ट्रीट करोगे, सिंपल रूल है ये, बस। ठीक है, तो ये एएफपी की बात हो गई। अब हम बीटा एचसीजी की बात करेंगे। अगर मैं तीनों ट्यूमर मार्कर्स की बात करूं, बीटा एचसीजी, एएफपी और एलडीएच, उसमें बीटा एचसीजी वो ट्यूमर मार्कर है जो मोस्ट कॉमनली राइज करता है जर्म सेल ट्यूमर्स में। सबसे ज़्यादा आप जो केसेस होंगे वो हाई बीटा एचसीजी के साथ आएंगे। ठीक है, और इसका टी हाफ मैं आपको बता चुका हूँ, 1 डे का होता है, और ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट से प्रोड्यूस होता है। ये मतलब एम्ब्रियोलॉजी लेवल पर है, सेल्स होती हैं सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट जिनसे ये बनता है। और कोरियो कार्सिनोमा सबको पता है कि उसमें तो बढ़ता ही बढ़ता है, और ये कुछ सेमिनोमाज में भी बढ़ सकता है। ठीक है, अब खास बात आती है फॉल्स पॉजिटिव बीटा एचसीजी। एक पेशेंट था, उसकी ऑर्किडेक्टमी हो गई, ऑर्किडेक्टमी की आपने, और उस ऑर्किडेक्टमी करने के बाद
आपने उसका बीटा एचसीजी लेवल्स करवाए, वो बढ़े हुए आ गए। अब आप कंफ्यूजन में हैं कि अरे जर्म सेल ट्यूमर ही तो रिमूव किया था, बीटा एचसीजी पहले बढ़ रहा था, मैंने टेस्टिस रिमूव कर दी और बढ़ गया, और बढ़ गया, मान लो लेट्स अज्यूम बेसलाइन से भी ज्यादा चला गया, तो आप क्या सोचोगे यार बीमारी और बढ़ गई टेस्टिस रिमूव करने के बाद? नहीं, दिस इज फॉल्स पॉजिटिव। क्योंकि बीटा एचसीजी का जो एसए होता है ना, वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के साथ क्रॉस रिएक्ट करता है। जैसे ही टेस्टिस गई, टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बॉडी ने और बनाना शुरू कर दिया, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बढ़ गया, और बीटा एचसीजी और एलएच का सेम एसए होता है, तो बीटा एचसीजी फॉल्सली हाई आएगा। ऐसे पेशेंट्स को आपको क्या करना है, उसको एक टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगाना है 200 माइक्रोग्राम का, ये आईएम लग जाएगा। आपने उसको टेस्टोस्टेरोन लगा दिया, उसके एलएच लेवल डाउन चले गए, एक वीक के बाद आपने रिपीट करवाना है बीटा एचसीजी, बीटा एचसीजी नॉर्मल आ जाएगा। तो आप प्रूव हो जाएगा कि डिजीज की वजह से नहीं बढ़ा है। अगर डिजीज स्टिल है, उसके लंग्स में है, रिट्रोपेरिटोनियम में है, तो बीटा एचसीजी बढ़ेगा। तो ये आपको रूल आउट करना है। ये रूल है कि अगर कुछ इस तरह से हमने प्रोसीड किया है, हाँ, बीटा एचसीजी में कराना है, तो पहले टेस्टोस्टेरोन का टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स भी करवाए जाते हैं ऐसे केस में। टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स लो हैं तो एलएच बढ़ रहा होगा, एलएच बढ़ा होगा तो बीटा एचसीजी क्रॉस रिएक्ट करके फॉल्सली पॉजिटिव आ तो हम सकता है। वेट करके नहीं करा सकते एलएच को फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ना नेगेटिव फीडबैक, तो वो एलएच बढ़ा ही रहे तो आपको वेट क्यों करना है? आपको डिजीज का पता लगाना है, ठीक है? टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन ही लगाना चाह रही थी। नहीं नहीं, बॉडी बिल्डर तो वैसे लगाते रहते हैं, तो लगा भी दिया तो क्या होगा, उसके तो अच्छा सिम्टम्स रिलीव हो जाएंगे। अब तीसरा आता है एलडीएच। वैसे तो काफी नॉन स्पेसिफिक मार्कर है, इट्स सेल्फ एलडीएच, बट एलडीएच जो है, क्योंकि एलडीएच सेमिनोमाज में भी बढ़ सकता है, बट सेमिनोमाज में ऐसे नहीं बढ़ेगा जब तक वो मेटास्टैटिक ना हो, उनमें ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है? और जब मतलब एलडीएच क्या होता है, सिंपली एलडीएच कि जब सेलुलर टर्नओवर ज्यादा हो जाएगा, तो ये एडवांस्ड नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर्स में ज्यादा आएगा। जितना एडवांस होगा उतना एलडीएच बढ़ता जाएगा। बोलते हैं ना डिजीज बर्डन दिखाता है। यस, तो ये इसमें भी डिजीज बर्डन ही दिखाता है। यूज होता है। हाँ, तो ये 3 ट्यूमर मार्कर्स थे इसके। कल हम पढ़ेंगे स्टेजिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, डन, ठीक है, थैंक यू। ओके।